Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब and welcome back to our chapter wise MCQ series। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12th का सेकेंड लास्ट चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो। इस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, आपका इस चैप्टर में से एक पिरामिड वाले टॉपिक में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इकोलॉजिकल सक्सेशन वाले टॉपिक से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन जो डिकम्पोजिशन वाला पैराग्राफ है उसमें से पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो चलो देखते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ, आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम के लिए, नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। अब इस कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, ये आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करके पूछते हो। तो आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देती हूँ कि हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है, यहाँ पर आपके काम की बहुत सारी फ्री मटेरियल, फ्री चीजें आपको मिलेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये जो नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन है, ये सेक्शन ओपन करो। यहाँ पर आपको ना बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। उन फोल्डर्स में से सबसे पहले आप ये वाला फोल्डर चेक करो, 2 फ्री मॉक टेस्ट। यहाँ पर आपको 200 एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आप अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपको 200 पीवाईक्यूज दिए हैं जिसकी प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारा दूसरा फोल्डर चेक करो, एमएसटी सीईटी 2025। ऐसा आपको एक सेपरेट फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में आपको 1000 एमसीक्यूज देखने मिलेंगे, तो आप ये वाला फोल्डर भी यूज कर सकते हो जहां पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा 2021 के एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड किए हैं, साइंटिस्ट के नेम्स वाली पीडीएफ हमने प्रोवाइड की है और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी 2021 से लेकर 2025 तक हर साल हमने आपको कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं। आप वो वाले सीरीज भी चेक कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने समझो कोई ऑफलाइन क्लास नहीं लगाया है, उसके पास ज्यादा कुछ सीईटी की बुक्स नहीं है और उसने अभी तक कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी परचेस नहीं किया है, लेकिन उसको सीईटी में अच्छा मार्क्स लाना है, मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप लोगों को मैं एक ही सजेशन दूंगी कि आप हमारा ये वाला मॉक टेस्ट कोर्स परचेस करके इसको प्रैक्टिस करो। यहाँ पर आपको लास्ट 4 साल के पीवाईक्यूज दिए गए हैं, यानी कि 3400 एमसीक्यूज आपको ये पीवाईक्यूज के फॉर्म में दिए गए हैं और हर एक चैप्टर के आपको 3-3 मॉक टेस्ट दिए गए हैं और तीनों मॉक टेस्ट मिला के आपके पास 60 से 70 एमसीक्यू होते हैं। तो ऐसे आपको हमने 19 चैप्टर्स के एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर के 60 एमसीक्यू चैप्टर वाइज, और ये मिक्स्ड पीवाईक्यूज हैं, ये अलग है। मतलब यहाँ पर 3500, यहाँ पर 1200, आपके पास 4 से 5000 एमसीक्यूज हमने दिए हैं इस मॉक टेस्ट में, जो आप प्रैक्टिस करके सीईटी में 50% से ऊपर मार्क्स ला सकते हो। अब इससे ज्यादा आपकी हेल्प क्या करें, तो उसके लिए हम आपको यूट्यूब पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम नीट वाले चैनल पे भी अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने नीट वाले पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, दैट्स इट, और आपको पढ़ना है बस, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। अब ये जो एमसीक्यूज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको इन एमसीक्यूज के आंसर नीचे कमेंट करने हैं और लास्ट में, वीडियो के एंड में, सब लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि आज हमने जितने भी एमसीक्यूज सॉल्व किए इसमें से आपके कितने एमसीक्यूज राइट थे और कितने एमसीक्यूज रॉन्ग थे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन ड्राई एनवायरमेंट इज, मतलब यहाँ पर जेरार्क सक्सेशन की बात हो रही है। अगर हम जेरार्क सक्सेशन की बात करें तो सबसे पहला स्पीशीज कौन सा होता है, पायनियर स्पीशीज सबसे पहला कौन सा होता है, ये देखो, ये अपना जेरार्क सक्सेशन है। सबसे फर्स्ट पायनियर स्पीशीज होता है लाइकेंस, और लाइकेंस में भी स्पेसिफिकली क्रस्टोस लाइकेंस हम यूज करते हैं क्योंकि ये एसिड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से पत्थर टूटता है और उसमें से सॉइल प्रोड्यूस होती है। तो पहले आते हैं लाइकेंस, फिर आते हैं ग्रासेस, फिर आते हैं श्रब्स और फिर आते हैं ट्रीज। तो लाइकेंस पहले आने चाहिए, ये कट कर दो, ये कट कर दो, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी हो गया। अब लाइकेंस के बाद डायरेक्ट ट्री नहीं आता ना, पहले ग्रास आएगा, फिर छोटे छोटे श्रब्स आएंगे, फिर ट्री आएगा। डायरेक्ट बड़ा ट्री कैसे आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिसने जिसने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया था, जल्दी जल्दी अपने लिए 1 मार्क्स काउंट कर लो। आपको वीडियो के एंड में कमेंट करना है ना, तो याद रखना कितने एमसीक्यूज राइट है। ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ए, बी एंड सी इन द गिवन टेबल।
अब यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप का ऑप्शंस दिया है, आपको कंज्यूमर फाइंड आउट करना है और वो कौन से फूड चेन में बिलोंग करता है वो बताना है, मतलब उसका ट्रॉफिक लेवल और उसका फूड चेन। अगर मैं ईगल की बात करूं तो ईगल सबसे टॉप लेवल पे आता है, स्नेक को खाता है, डेड ह्यूमन बॉडीज को खाता है, तो ये टॉप कार्निवोर है। ईगल इज अवर टॉप कार्निवोर, ठीक है, तो ये आंसर नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, तो फ्रॉग हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि ये अर्थवर्म खाता है, ये ग्रास हॉपर्स खाता है, तो फ्रॉग ये टॉप कार्निवोर है, ठीक है। और फ्रॉग क्या कर रहा है, सी, दिस इज अवर सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ए ये आएगा और ये आएगा, ये नहीं आएगा। फ्रॉग इज नॉट प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फूड चेन में अगर मैं अर्थवर्म की बात करूं तो अर्थवर्म लीफ वगैरह डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेट्रिटस फूड चेन को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आते हैं ना, तो इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए जो सिंपल क्वेश्चंस है उसमें टाइम बचाओ ताकि आप यहाँ पर टाइम यूज कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन विच स्टार्ट्स विथ डेड एंड डिकेइंग मैटर इज डैश। डेड सब्सटेंसेस से जो फूड चेन स्टार्ट होता है वो कौन सा फूड चेन होता है। देखो अगर हम घास फूस खा रहे हैं तो दैट इज पैरासाइट ग्रेजिंग फूड चेन। अगर घास फूस से कोई फूड चेन स्टार्ट होती है तो दैट इज सिंपल फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। अगर हम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइप के फूड चेन को क्या बोलते हैं, डेट्रिटस, डी फॉर डेड, डी फॉर डेट्रिटस, यानी कि सड़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी will be the right answer, correct? Moving on to the next question. Which of the following is expected to have the highest value in a grassland ecosystem? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमको कौन सी देखने को मिलती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, मतलब जहां हरियाली ही हरियाली है, वहां पर हमको सबसे ज्यादा कौन से टाइप की प्रोडक्टिविटी देखने मिलेगी, बताओ। यस, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। जहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ये देखो, जहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि लास्ट में कितना बचा, पर यहाँ पर पहले हमको समझना है कि कितना फॉर्म हो रहा है, कितना बन रहा है, पहले वो समझना है। नेक्स्ट, which one of the following type of organism occupies more than one trophic level in a pond ecosystem? अगर हम यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो 2 अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे आ सकता है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर भी बन सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी बन सकता है, बताओ। देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स तो खाना बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, और जू प्लैंक्टन्स इनको खाते हैं, तो दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अगर मैं फिश और फ्रॉग के बीच में डिफरेंस करूं तो हमारी जो फिश होती है ये प्राइमरी कंज्यूमर भी होती है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी होती है, लेकिन जो फ्रॉग होते हैं ये सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ये प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, और जो बड़ी बड़ी फिशेस होते हैं, शार्क फिश वगैरह, वो टर्शरी भी होते हैं। तो फिश की जो कैटेगरी है ये मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स में देखने मिलती है, पर फ्रॉग नहीं देखने मिलते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता रही थी ना कि हमने आपके नीट के पीवाईक्यूज सॉल्व करवाना स्टार्ट किए हैं। तो हमारा जो एनसीईआरटी वाला चैनल है, ठीक है, ये काफी पुराना चैनल है हमारा, यहाँ पर हम आपको नीट के लाइव पीवाईक्यूज सॉल्व करवा रहे हैं। फिलहाल हमने 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। मैं डेली सुबह 10 बजे लाइव आती हूँ, ठीक है, डेली एट 10 AM हम लाइव आते हैं इस चैनल पर और आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। लाइव सेशन के साथ साथ आपको एमसीक्यू शॉर्ट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको एमसीक्यू पोल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आपका रिवीजन फास्ट हो सके। अभी नीट एग्जाम अगले महीने में आने वाला है, 1 महीना भी नहीं बचा है प्रॉपरली, तो आप लोगों को जितना हो सके उतना हम नीट का रिवीजन करवाना चाहते हैं। कारण आपले महाराष्ट्र बोर्डचे जे स्टुडंट्स आहेत ना,
ते वर्षभर सीईटीची तयारी करतात, महाराष्ट्र बोर्डची पुस्तकं वाचतात. पण त्याच मुलांना जर नीट एक्झाम द्यायची असेल, समजा फिजिओथेरपी करायचंय, रेडिओलॉजी करायची आहे, आपल्या पुढे जाऊन पॅरामेडिकल कोर्समध्ये जायचंय, तर नीट शिवाय आपण करू शकत नाही. तर महाराष्ट्र बोर्डचे जे मुलं आहेत, जे महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्टबुक वाचतात, तुम्ही महाराष्ट्र बोर्डची टेक्स्टबुक वाचून नीट एक्झाम मध्ये कसे परफॉर्मन्स करू शकता, कसे एमसीक्यू सोडवू शकता, ते आपण डिस्कस करतो आणि तशा प्रकारचे एमसीक्यूज आपण सॉल्व करतो. मैं आपको जब भी नीट का लाइव एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ तो उसमें हम हमेशा देखते हैं कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से ही आता है. इसीलिए आप हमारे ये नीट के लाइव पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ फूड चेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पूछा है. किसी भी एरिया में टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इज डिपिक्टेड बाय डैश. मतलब समझो ये नीचे अगर प्रोड्यूसर्स है तो प्रोड्यूसर्स टोटल नंबर कितना है, कितना नंबर प्रेजेंट है इसका, फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का कितना नंबर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का कितना नंबर है, फिर टर्शरी कंज्यूमर का कितना नंबर है. तो नंबर्स फाइंड आउट करना है. तो ये हम कौन से पिरामिड की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये देखो, द रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स कंस्टिट्यूट नंबर पिरामिड. अगर आप नंबर काउंट कर रहे हो तो इट विल बी पिरामिड ऑफ नंबर. अगर आप बायोमास कैलकुलेट कर रहे हो तो पिरामिड ऑफ बायोमास. और अगर आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो तो इट विल बी एनर्जी पिरामिड. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, पिरामिड ऑफ नंबर्स. यस, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, घाई घाई में क्वेश्चन पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Which of the following pyramids do not have exception? कौन से ऐसे पिरामिड्स हैं जिनके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कंपलसरी ये पिरामिड सिर्फ एक ही टाइप का हो सकता है. देखो, हमने पढ़ा था कि पिरामिड ऑफ नंबर का एक्सेप्शन होता है, मतलब फॉरेस्ट वगैरह में हमको प्लांट्स कम और ऑर्गेनिज्म ज्यादा देखने मिलते हैं. पिरामिड ऑफ बायोमास का भी एक्सेप्शन होता है. ओशन वाला जो इकोसिस्टम है वहां पर प्रोड्यूसर्स कम होते हैं और कंज्यूमर ज्यादा होते हैं. तो ये वाला पिरामिड उल्टा होता है, ये वाला पिरामिड भी उल्टा होता है. लेकिन एनर्जी वाला पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, ये हमेशा अपराइट ही रहता है. इट हैज नो एक्सेप्शन, इट इज ऑलवेज अपराइट. एनर्जी वाला जो पिरामिड होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ऊपर नीचे से ऊपर. ज्यादा एनर्जी, फिर कम, फिर कम, फिर कम. इट ऑलवेज वर्क्स इन वन डायरेक्शन ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ सक्सेशन इन करेक्ट सीक्वेंस. देखो, मैंने जब आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन का वन शॉट लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म किसी भी नई कॉलोनी में अगर स्टेबल हो रहा है, अगर अपना घर संसार बसा रहा है, तो वो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है. सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, न्यूडेशन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म अचानक से अपीयर होगा, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. फिर वो ऑर्गेनिज्म उस जगह पे घुसेगा और अपना घर बनाएगा. फिर वहां पर रहकर वो अपने पॉपुलेशन की ग्रोथ करेगा. फिर उसके बाद अपने जैसे और सारे ऑर्गेनिजम्स को बुलाएगा. फिर कंपटीशन होगा, कोएक्शन होगा और लास्ट में स्टेबलाइजेशन होगा. तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले आना चाहिए, बाकी काट दो, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी. फिर सेकेंड ऑप्शन क्या आएगा, इन्वेजन, तो ऑप्शन नंबर 2. फिर थर्ड स्टेप आएगा एसएसएस. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, राइट. इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज इकोसिस्टम्स डैश. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वजह से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से टाइप की प्रोडक्टिविटी बताते हैं, बताओ. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस when our ecosystem produces organic matter. The rate of photosynthesis of organic matter, the rate of production of organic matter during photosynthesis is known as what. कौन से टाइप की प्रोडक्टिविटी है ये, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मतलब फोटोसिंथेसिस करके हमारा प्लांट कितना खाना बना रहा है, इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. और जितना भी खाना बन रहा है उसमें से रेस्पिरेशन करने के बाद बचता कितना है, इसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ एन एरिया फ्रॉम इनिशियल कॉलोनाइजेशन इज नोन एज डैश। प्रोग्रेसिव चेंजेस बोला है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअल चेंजेस। अगर हमको अपने किसी भी प्लांट या एनिमल लाइफ में धीरे 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 कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको, ये आंसर तो नहीं आएगा, उसको इवोल्यूशन बोलेंगे या सक्सेशन बोलेंगे? बताओ। अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ये देखो, ये एक ऐसा पैटर्न है जहां पर टाइम के साथ धीरे धीरे हमारा जो स्पीशीज है उसमें हमको चेंजेस देखने मिलते हैं, डाइवर्सिटी देखने मिलती है। तो ये देखो, द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज ओवर अ गिवन एरिया इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्रोग्रेसिव, स्लोली स्लोली चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अरे इसका आंसर तो आपको पहले ही दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज दैट डेवलप one after the other in a newly formed pond or lake। अब पॉन्ड और लेक की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन से टाइप का सक्सेशन देखने को मिलता है? यस, ये देखो, वाटर वाले इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे हाइड्रार्क सक्सेशन, हाइड्रार्क। और अगर ड्राई एरिया की बात करूं तो इसको बोलेंगे जेरार्क। तो यहाँ पॉन्ड और लेक बोला है ना, न्यू इकोसिस्टम है पर पानी में बन रहा है, तो दैट विल बी हाइड्रार्क सक्सेशन, राइट। हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताओ। मैंने आपको बोला था ना डीकंपोजर्स वाले टॉपिक में से भी एमसीक्यू पूछा जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डीकंपोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस, they decompose the dead organic matter into simple compounds, correct? Humus is resistant to microbial action and it undergoes decomposition at an extremely slow rate। ये देखो, हमारा जो हमस है इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते हैं और ये धीरे 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 करके डिकम्पोज होता है। हमस बहुत धीरे धीरे सॉइल में डिकम्पोज होता है, सो दिस इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, डीकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है। टेम्परेचर, सॉइल कंडीशंस, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप आप लोग काउंट कर रहे हो कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस शो the pyramid of biomass in an oceanic ecosystem? ओशन वाले इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड देखने मिलता है? हमने पढ़ा था ना, ओशन का जो इकोसिस्टम है वो एक्सेप्शन दिखाता है, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, बायोमास वाला पिरामिड। पानी में प्रोड्यूसर्स कम होते हैं, प्लांट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर थोड़े से ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और इससे ज्यादा होती है बड़ी फिशेस। तो पानी में हमको इन्वर्टेड पिरामिड देखने मिलता है जहां पर प्रोड्यूसर्स बहुत कम होते हैं। तो ओशन वाला जो इकोसिस्टम है वो हमको सिर्फ यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखो, ओशन इकोसिस्टम शोज इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड, उल्टा दिखाता है इन्वर्टेड बायोमास। ओके, सो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ पे गलती से पेस्ट होना चाहिए था, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पिरामिड ऑफ बायोमास representing an ecosystem of large fish water pond, the biomass of primary consumer is dash। देखो क्या बोला है, in a pyramid of biomass representing an ecosystem of a large water pond, एक बड़े से वाटर पॉन्ड की हम बात कर रहे हैं और वहां पर हमको पिरामिड ऑफ बायोमास पूछा है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का पॉपुलेशन कैसे होगा? देखो, वाटर में, एक्वेटिक सिस्टम में, अभी हमने देखा ना अपना जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स से कम होते हैं, लोअर फिशेस आर ऑलवेज लेस। तो यहाँ पर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स से कम प्रेजेंट होंगे। सबसे नीचे आएगा प्रोड्यूसर, फिर आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आएगा टर्शरी कंज्यूमर। ऐसे टाइप का पिरामिड हमको देखने मिलता है। यस, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लेस
देन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट फूड चेन? फूड चेन पूछा है। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स आने चाहिए, फिर आने चाहिए प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आने चाहिए सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी प्रोड्यूसर्स कौन है? जो खाना बनाते हैं। तो घास हमारा प्रोड्यूसर है, ये कट कर दो। अब घास को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? जो घास फूस खाते हैं, जैसे ग्रास हॉपर, जू प्लैंक्टन, काउ। तो यहाँ घास फूस कौन खाता है? सांप घास फूस नहीं खाता, वुल्फ घास फूस नहीं खाता, इंसेक्ट मतलब ग्रास हॉपर। फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? बड़े बर्ड्स। और ये बड़े बर्ड्स को कौन खाएगा? स्नेक। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। ये देखो सिंपल फूड चेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धीरे 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 करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पढ़ते हैं। द एनर्जी कंटेंट इन अ ट्रॉफिक लेवल इज डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग अ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीशीज इन दैट ट्रॉफिक लेवल। गलत। एनर्जी कंटेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे प्रोड्यूसर के पास कितना एनर्जी है उससे डिसाइड होगा कि प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना जाएगा, क्योंकि एनर्जी सिर्फ 10% पास होता है। प्राइमरी कंज्यूमर के पास जितनी एनर्जी है उसमें से 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि उनके पास वो एनर्जी कहाँ से आई वो डिपेंड करता है, आपस में कुछ डिसाइड नहीं होता है। The succession which occurs in a newly cooled lava is called as primary succession. First कोई और नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो होता है, सेकेंडरी सक्सेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से सॉइल प्रेजेंट होती है। फाइटोप्लैंक्टन्स ये पानी में सबसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो होते हैं। तो दे आर पायनियर स्पीशीज इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 7 स्टेज इन हाइड्रार्क सक्सेशन द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर पायनियर इज ऑक्यूपाइड बाय। ये पूछा है। हमारा फर्स्ट स्टेज है पायनियर स्टेज। पायनियर स्टेज के बाद आता है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। तो ये वाले प्लांट्स कौन से हैं? आपके टेक्स्ट बुक की पैराग्राफ में अलग अलग एग्जांपल्स दिए थे, मैंने आपको बोला था ना हर एक स्टेज का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। तो पायनियर के बाद वाला जो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं उसका एग्जांपल क्या आएगा? हाइड्रेला। और लोटस कहाँ पे आएगा? फ्लोटिंग रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी सब लोग इसका आंसर करो और नीचे कमेंट करो कि आज आपके टोटल कितने एमसीक्यूज करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। During ecological succession, the entire gradient of communities from pioneer stage to climax stage is called as dash. ये अपना pioneer community है, ये अपना climax community है। इसके बीच में जितने भी species आएंगे उन सारे के सारे species को हम क्या बोलेंगे? That they belong to seral stage, seer communities, right? तो जल्दी जल्दी सब लोग नीचे कमेंट करो कि आज आपके टोटल कितने करेक्ट आंसर्स आए। अगर आप लोग जेन्युइनली नीट एग्जाम देने वाले हो तो सिर्फ नीट की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे नीट के पीवाईक्यू सेशन ज्वाइन करो। ये सेशंस रोज सुबह 10 बजे होते हैं और ये कौन सी चैनल पे होते हैं? ज्ञान लैब एनसीईआरटी, मतलब ये वाली जो चैनल है इस चैनल पे होते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर नीट के पीवाईक्यूज का भी सोल्यूशन होता है, यहाँ पर आपको एमसीक्यू शॉर्ट्स भी मिलेगा नीट का, यहाँ पर आपको एमसीक्यू पोल भी मिलेंगे। तो यहाँ पर काफी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। यस एवरीबॉडी। और जिन्होंने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे नीट एग्जाम हो चाहे सीईटी एग्जाम हो, बिना मॉक टेस्ट के आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो या कम मॉक टेस्ट सॉल्व करो, वो आपका डिसीजन है, बट मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विद दिस वी विल एंड दिस सेशन। अब हमारे 12th स्टैंडर्ड का एक लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 15। ये जितने भी चैप्टर के एमसीक्यूज हम कर रहे हैं ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन मेक श्योर कि आप इन सारे सेशंस को हमारे बाकी के बच्चों के साथ भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और
जैसे ही अपने 12th के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, मैं 11th के चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना। हम डेली शाम को 7 बजे लाइव सेशन लेकर आते हैं सीईटी वाली चैनल पे, तो ये एमसीक्यूज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।